चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो है ना कोर्स का फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट डे हमारे पास है। तो इस डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स में बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करवा दूं पीएचपी के अंदर, ठीक है। अच्छा, और बात याद रखना, जहां मेरी आवाज कम हो तो मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि विदाउट हेडफोन या माइक्रोफोन जो है मैं बात कर रहा हूँ इस वजह से। तो इस पूरे कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमें पढ़ना क्या है और किस तरह से इसको लेके जाना है। सबसे फर्स्ट बात ये कि कोर्स के अंदर सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे पीएचपी। पीएचपी बेसिकली क्या है कि एक सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सर्वर की नीड होगी। जैसे हम नॉर्मली सी लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। और सेकंड हमने क्या किया था, जावा भी अगर आप लोगों ने पढ़ा हो यूनिवर्सिटी के अंदर, सी या जावा। तो इस तरह के लैंग्वेजेस को एग्जीक्यूट या कंपाइल करने के लिए हमें किस चीज़ की नीड होती थी, कंपाइलर की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें कंपाइलर की नीड नहीं है। यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, हमें एक सर्वर की ज़रूरत है जो क्या करे, हमारे स्क्रिप्ट को कन्वर्ट करे हाइपर टेक्स्ट के अंदर। एचटीएमएल जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा है तो उनको आइडिया होगा कि मैंने खुद भी कोर्स करवाया, उसके अंदर एचटीएमएल सीएसएस मैंने करवाए। तो एचटीएमएल बेसिकली क्या है कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो सर्वर हमारा क्या करता है, पीएचपी कोड्स को या पीएचपी के जितने भी कमांड्स हैं उन तमाम के तमाम प्रोग्राम्स को ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा हाइपरटेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो एक और बात सेकंड ये है कि पीएचपी के टैग्स कभी भी आपको व्यू सोर्स के अंदर, जो ब्राउज़र हमारे पास होता है, अक्सर हम जाके चेक करते हैं व्यू सोर्स के अंदर। तो व्यू सोर्स में क्या होता है कि सारी की सारी कोडिंग, उस पेज की डिज़ाइन, इमेजेस वगैरह जो भी चीज़ें शो हो रही होती हैं, उन सब के टैग्स जो है हमें शो होते हैं, ठीक है। अगर हम सारे टैग्स को कॉपी पेस्ट करें, अलग फाइल में सेव करें तो पूरा सेम एज़ इट इज़ डिज़ाइन हमारे पास आ जाता है, ठीक है। लेकिन पीएचपी के जितने भी कमांड्स हैं वो हमें शो नहीं होते, ठीक है। अब पीएचपी हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखो यूनिवर्सिटी के अंदर अक्सर ये होता है कि अ, बच्चों को जो है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा रहे होते हैं, जिसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में ये होता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ टीचर्स जावा पढ़ाते हैं, कुछ सी प्लस प्लस पढ़ाते हैं या कुछ सी शार्प, ठीक है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का अपना कॉन्सेप्ट होता है कि कौन-सा कोर्स करवाना है, और टीचर के ऊपर भी जो है डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ, तो सी लैंग्वेज हो या जावा हो, ठीक है। अब उसमें बच्चा उस हद तक नहीं पढ़ता है कि कोई एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बना सके। हाँ, बच्चा जब सीखेगा जब वो खुद मेहनत करेगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, चाहे कोई भी टीचर पढ़ाए आपको, अच्छे से अच्छा हो या बुरे से बुरा टीचर हो, अगर आप खुद मेहनत करोगे तो आप कुछ सीखोगे। अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं सीखते। एक तो बात ये क्लियर कर देना, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं कि पीएचपी के बाद बाद में पीएचपी क्यों? देखो, पीएचपी दुनिया का एक बहुत बड़ा लैंग्वेज है। जब अगर आप जो है ना सुनते हो किसी के भी मुँह से कि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि एक इस लैंग्वेज का दौर खत्म हो गया है, ये खत्म हो रहा है, इसमें कोई काम नहीं होगा, अब नया टेक्नोलॉजी आ गया है, आप उस पे शिफ्ट हो जाओ, उस पे काम करो। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर एक टेक्नोलॉजी, हर एक लैंग्वेज की जो है ना एक अपनी डिमांड है, उसकी जगह एक अपनी है। क्योंकि अगर मैं पीएचपी की बात करूँ तो दुनिया में बहुत सारे बड़े-बड़े जितने भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स है, वो तमाम के तमाम पीएचपी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद जाके उन्होंने अपने लाइब्रेरीज़ वगैरह बनाए जावास्क्रिप्ट के, और उन लाइब्रेरीज़ के ज़रिए क्या किया उन्होंने, पीएचपी का यूज़ कम किया है। सिर्फ़ इंटरैक्टिव बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज़ बनाई उन लोगों ने, लेकिन फिर भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए पीएचपी की नीड है। अब हम इस कोर्स में क्या करेंगे? इस कोर्स के अंदर हम पीएचपी को समझेंगे, पहले पीएचपी के जो भी टैग्स हमें आगे काम आने वाले हैं उनको पढ़ेंगे हम। जैसे नॉर्मली आप लोगों ने सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस के अंदर पढ़ा है, ठीक है। तो मैं इस कोर्स में कोशिश करूंगा कि मैं आपको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं और मैं आपको टास्क दूं डेली बेसिस के अंदर।
सेकेंड पे उसके बाद हम आएंगे फ्रेमवर्क, लारावेल फ्रेमवर्क, ठीक है। बेसिकली इसको एमवीसी भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो सर इसका आपकी स्ट्रक्चर आवाज होता है। कट रही है। अच्छा, इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा अगर मेरी आवाज कट रही है तो। अच्छा। सबके पास कट रही है? नहीं सर। नो सर, सही आ रही है आपकी आवाज। तो इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा आपके पास, जिसके पास भी कट रही होगी। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, अगर कोई चीज मिसिंग हो जाती है तो फिर आप बाद में सुन सकते हो उसको, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कि फ्रेमवर्क की बात करते हैं। फ्रेमवर्क बेसिकली क्या होगा कि मॉडल व्यू कंट्रोलर होंगे, तीन चीजें इसके अंदर। कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके अंदर हम प्रॉपर काम करेंगे और पूरा प्रोजेक्ट में बना के दिखाऊंगा कि बेसिकली प्रोजेक्ट बनता किस तरह से। अक्सर बच्चों के साथ ये भी प्रॉब्लम हो रहा होता है कि उनको एक आइडिया नहीं होता कि प्रोजेक्ट हमें किस तरह से बनाना है। ठीक है, प्रोजेक्ट होता किस तरह से। अगर डिफरेंट टेबल्स हैं तो उन टेबल्स के अंदर हमें डेटा शो करना है, रिकॉर्ड्स को शो करना है, तो किस तरह से करना होगा। जब ये चीज समझ में आ गई, फिर उसके बाद आप खुद सीखते जाओगे। टाइम टू टाइम जितना आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, आप चीजें सीखते जाओगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली पीएचपी के अंदर हमें कौन कौन सी चीजों की नीड होगी चलाने के लिए। जैसे मैंने कहा कि पीएचपी को या पीएचपी के टैग्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सर्वर की नीड है। अब उस सर्वर का नाम क्या है? क्या हमें एक अलग से सिस्टम लेना होगा? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको हार्डवेयर वगैरह कुछ परचेस करने की नीड नहीं है। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जिसका नाम है जैम। अब जैम बेसिकली क्या है? जैम अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि हमें किस चीज की नीड है, तो गूगल पे आना है। जस्ट आपको क्या करना है, जैम डाउनलोड। ठीक है, जैम की स्पेलिंग देखो क्या है, XAMPP। अब इसका मतलब क्या है? एक्स का मतलब क्या है, मल्टीपल। ए से क्या आता है, आपाची। आपाची बेसिकली एक सर्वर है जिसकी हमें नीड है पीएचपी के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। सेकंड के बाद हमारे पास क्या है, एम। एम का मतलब ये है माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल क्या है? बेसिकली माई एसक्यूएल एक डेटाबेस है, बहुत बड़ा डेटाबेस है। अक्सर बच्चों के ख्याल से कि अगर हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है तो ये बहुत पुरानी चीज होगी, लेकिन ये लेटेस्ट है। और वेब बेस ऑलमोस्ट जितने भी आप वेबसाइट्स देखोगे, वेब एप्लीकेशंस देखोगे, उन तमाम के तमाम वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास माई एसक्यूएल यूज हो रहा होगा। बहुत कम ही ऐसे हमारे पास वेब एप्लीकेशंस होंगे जिनमें फायरबेस यूज हो रहा होगा, क्योंकि फायरबेस क्या करता है कि लिमिट आपको प्रोवाइड करता है, लिमिट के बाद चार्जेस लेना स्टार्ट करता है। लेकिन माई एसक्यूएल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या करते हो, सी पैनल परचेस करते हो यानी होस्टिंग, उसके साथ सी पैनल परचेस करते हो, तो सी पैनल के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाती है जहाँ पे आप अपना वेबसाइट होस्ट करते हो। तो मैं आपको ये चीजें भी सिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक चीज मैं आपसे चाहता हूँ कि आपको मेहनत करना है। जो टास्क मिले, गूगल बिल्कुल नहीं करना, ना चैट जीपीटी पे जाना है, क्योंकि मुझे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हो रहा है, 2 दिन लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं टास्क कंप्लीट करने में, नो प्रॉब्लम, टाइम लगते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग कर रहे हो। प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके खोलो तो आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मेहनत आपको करना है, क्योंकि मैं भी जब पढ़ता था तो मैं भाई ऐसा होता था कि कोई टास्क दिया जाता तो 1 वीक तक वो टास्क कंप्लीट नहीं होता था स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद जब माइंड बना प्रोग्रामिंग के अंदर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अच्छा, अब उसके बाद एक तो ये हो गया, ठीक है, करना खुद से। गाइडनील ने अपना दिमाग यूज करना है, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, ठीक है, उसको यूज करके सीखो। सेकंड, मैंने कहा कि हमें अपाची की नीड है पीएचपी के लिए, तो उसके लिए सिंपल हमें क्या करना है कि जैम्प डाउनलोड करना है। तो ये हमारे पास देखो 3 ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास जैम्प डाउनलोड करने के लिए। अब लेफ्ट साइड पे यहाँ पे देख लो 8.0, 8.1, 8.2, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे,
कि जो बीच वाला है 8.1 वाला, इसको आप डाउनलोड करोगे। क्लिक करने के बाद ये क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको इंस्टॉलेशन किस तरह से इसकी करनी है, एक बात ये ज़हन में बता दो। ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, जैसे आपने दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, सेम इसको भी उसी तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको इंस्टॉलेशन करने के बाद क्या करना है आपको, जब इंस्टॉलेशन आप कर रहे होगे ना, तो वहां पे आपको ये ऑप्शन देगा कस्टम, यानी किस लोकेशन पे आपको इंस्टॉल करना है। तो लोकेशन, इंस्टॉलेशन करने की जो लोकेशन होगा, आपको डी ड्राइव में करना है। ठीक है, सी ड्राइव में बिल्कुल नहीं करना। जिस ड्राइव, सी के अलावा डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जितने भी ड्राइव आपके पास हैं उनमें से किसी भी एक में आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो। अच्छा, अब इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो ज़ैम्प का फ़ोल्डर सबसे पहले बनाओगे। ठीक है, पाथ सेलेक्ट करने के टाइम पे उस स्पेसिफिक फ़ोल्डर को सेलेक्ट करोगे और वहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉलेशन हो जाएगा नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह। इंस्टॉलेशन करने के बाद सबसे फर्स्ट काम अ, क्या होगा आपका, आपको करना है ज़ैम्प कंट्रोलर सर्च करना है। ठीक है, सर्च करने के बाद आपको क्या करना होगा, ज़ैम्प कंट्रोलर पैनल को ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह से एक कंट्रोल पैनल आ जाएगा। इसके अंदर सिर्फ आपको ये करना है, अपाची को स्टार्ट करना है नॉर्मली अभी। ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ पीएचपी के ही एक पर काम करोगे। ठीक है, माइस्क्यूएल पे काम नहीं करोगे। लेकिन अगर आप माइस्क्यूएल को भी रन करते हो तो अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लो, इसमें कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद इसको करना है क्लोज, इसका काम हो गया खत्म। ठीक है, आपके पास अब सर्वर यहाँ पे रनिंग फॉर्म के अंदर है, स्टार्ट हो चुका है। अब इस सर्वर को आप मतलब आप पीएचपी के कमांड्स को, प्रोग्राम्स को इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड हम कहाँ पे आते हैं, एक तो हो गया कि हम, मैंने क्या किया, इंस्टॉलेशन कर दी सर्वर के। अब सेकंड हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड अब हमें ये करना है कि जैसे मैंने कहा कि आप क्या करोगे, ज़ैम्प का फ़ोल्डर बनाओगे। ज़ैम्प का फ़ोल्डर बनाने के बाद वहाँ पे आपने इंस्टॉलेशन, जी। अच्छा सॉरी, इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, लाइट भी नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा-सा मैं गायब हो गया था। ठीक है, तो अब कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो मैं दिखा रहा था कि ज़ैम्प का फ़ोल्डर बेसिकली कहाँ है, देखो मैंने भी सी ड्राइव में किया। अब सी ड्राइव में करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, ये ज़हन में बिठा देना। ठीक है, इसका नुकसान ये है कि फॉर एग्जांपल आपका विंडोज़ करप्ट हो जाता है। ठीक है, या कोई वायरस आ जाता है आपके सिस्टम के अंदर, तो उसके लिए आपको विंडोज़ करना होगा। विंडोज़ हम हमेशा कहाँ पे करते हैं, सी ड्राइव के अंदर करते हैं। ठीक है, अब सी ड्राइव विंडोज़ जब करेंगे और हमारा प्रोजेक्ट होगा सी ड्राइव के अंदर, तो उससे नुकसान ये होगा कि जितने भी प्रोजेक्ट या डेटाबेस हमारे पास होंगे सारे के सारे हम फॉर्मेट कर देंगे। ठीक है, सी को अगर हमें फॉर्मेट करना हो या विंडोज़ करना हो, तो यही वजह मैं मना कर रहा हूँ कि आप ज़ैम्प को कभी भी सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉलेशन नहीं करोगे।
अब अगला क्या स्टेप है कि जैम्प के अंदर हम आए। जैम्प के अंदर आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास यहाँ पे देखो बहुत सारे फोल्डर्स अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है htdocs वाले फोल्डर के अंदर। htdocs वाला फोल्डर हमारे पास एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर हमारे सारे के सारे प्रोजेक्ट सेव होंगे। ठीक है, जैसे ये htdocs है, इसके ऊपर आप अंदर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं जो मैं ऑलरेडी उनके ऊपर काम कर रहा हूँ या मैं काम कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें से डिलीट कुछ नहीं करना है। अब लेकिन मैं क्या करेंगे, राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद एक फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, अब देखो मैं कहाँ फोल्डर बना रहा हूँ, htdocs के अंदर। अब जितनी भी फाइल्स होंगे उन सबको मैं इसी फोल्डर के अंदर सेव करूंगा। ठीक है, माई PHP के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया। अब जितने भी आपके क्लासेस होंगे या उनके फाइल्स होंगे मैं इन्हीं के अंदर सेव करता रहूंगा जब तक हमारे पास PHP चल रही है। फोल्डर बनाने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, सिंपली आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड यूज करूंगा, क्योंकि मैं ये यूज करता हूँ। लेकिन आप जो भी एडिटर यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, फाइल में जाना होगा। फाइल में जाने के बाद ओपन फोल्डर करेंगे। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो फोल्डर मैंने बनाया था, कहाँ बनाया मैंने, सी के अंदर। सी के अंदर हमें कहाँ जाना है, जैम्प में। ठीक है, जैम्प वाले फोल्डर के अंदर गए। उसके बाद कहाँ गए, htdocs के अंदर। और यहाँ पे मैंने बनाया था माई PHP के नाम से शायद फोल्डर था, ये रहा माई PHP। ठीक है, इस फोल्डर को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट फोल्डर। यहाँ पे हमने फोल्डर सेलेक्ट कर दिया। अब देखो जैसे हमारा जो क्या बोलते हैं, ये जो फोल्डर था ये खाली था। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे। फाइल बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको रन करके देखेंगे कि किस तरह से ये रन होता है। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट जो है ना पॉइंट नोट कर लो। जितने मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये आपको जो है ना आने चाहिए। अगर मैं पूछूं तो पता होना चाहिए, किसी से भी मैं पूछ सकता हूँ। अब देखो ये एक हमारा फोल्डर है माई PHP के नाम से। ठीक है, अभी इसके अंदर हमारे पास कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है। अब इसको एग्जीक्यूट किस तरह से करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लोकलहोस्ट स्लैश दिया। लोकलहोस्ट का मतलब क्या होता है कि जैम के फोल्डर के अंदर जो htdocs का फोल्डर है, इसका मतलब ये कि हम डायरेक्टली वहां पहुंच गए। ठीक है, htdocs के फोल्डर के अंदर हम पहुंच गए। अब हमने अपना फोल्डर किस नाम से बनाया था, माई PHP। ठीक है, अब देखो माई PHP पे जब मैं आया तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, पेरेंट डायरेक्टरी और नीचे पोर्ट 80 का एरर दे रहा है। इसका मतलब ये कि हमारे डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फोल्डर नहीं है। अब इसको दिखाने का मेरा मकसद क्या है, देखो सर्वर की जब हम बात करते हैं तो जैसे मैंने दिखाया कि माई PHP का फोल्डर है, इसके अंदर कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा test.php। एक बात याद रखना, PHP के जितने भी फाइल्स होंगे उनका एक्सटेंशन क्या होगा, .php होगा। ठीक है, और PHP के फाइल के अंदर हम कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिख सकते हैं, सबसे फर्स्ट HTML की सारी कोडिंग हम कर सकते हैं। सेकंड CSS की सारी कोडिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड जावा स्क्रिप्ट की सारी कोडिंग हम कर सकते हैं। और लास्ट में फोर्थ कौन सा है, PHP हम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया कि test.php का एक फोल्डर मैंने बनाया। अब सॉरी फाइल बनाया। फाइल बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोग्राम लिखता हूँ, कुछ भी हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे PHP ओपन और क्लोज करता हूँ। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना कि PHP के फाइल के अंदर भी, क्योंकि PHP हमारे पास क्या है, वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका भी कोई सिंटेक्स होगा। अब PHP
का ये क्या है, स्टार्टिंग सेंटेंस, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एंडिंग सेंटेंस। अब पीएचपी के जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, आप इस सेंटेंस के अंदर लिखोगे, इसके बाहर अगर लिखोगे तो आपको एरर देगा, ठीक है, एक बात। अब सेकंड बात अगर मैं बात करूं कि आप पीएचपी के सिंटैक्स को सेम पेज के अंदर मल्टीपल टाइम ओपन और क्लोज कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि सिर्फ वन टाइम ओपन करना है, आप 1000 टाइम भी करना चाहो कर सकते हो। सेकंड पॉइंट ये है। तो अब इसमें हमारे पास पीएचपी के अंदर एक फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं इको, ठीक है। आउटपुट यानी कोई भी चीज अगर आपको पीएचपी के अंदर आउटपुट देना हो, जैसे प्रिंट करना हो या अपने वेब पेज पे शो करना हो, पीएचपी की मैं बात करूं या बस ध्यान बता देना, एचटीएमएल वगैरह तो अलग चीज है, लेकिन पीएचपी प्रोग्रामिंग के अंदर अगर वेरिएबल्स वगैरह को प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इको यूज करते हैं। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि हम सिर्फ लिखते हैं इको और उसके बाद हम डबल कोटेशन देते हैं, ठीक है। तो डबल कोटेशन देने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने लिखा वेलकम टू टेस्ट पेज, ठीक है, पीएचपी पीएचपी टेस्ट पेज। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे रिफ्रेश किया तो देखो टेस्ट डॉट पीएचपी का फाइल हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अब इसको दिखाने का मकसद ये है, सिंपल सी बात ये है कि जब कभी कोई भी फोल्डर हो, उस फोल्डर के अंदर अगर हमारे पास इंडेक्स के नाम से या डिफॉल्ट के नाम से कोई फाइल अवेलेबल नहीं है, तो हमारा सर्वर क्या करेगा, इस तरह से जितने भी इमेजेस होंगे, जितनी भी फाइल्स होंगे, उन सब को ब्राउजर के अंदर ओपन शो कर देगा, चाहे उसमें डेटाबेस की फाइलें हो, जिप फाइलें हो। तो इससे क्या होगा, एक यूजर है नॉर्मल, उसको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि हमारे इस डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी फाइल्स या सीक्रेट चीजें अवेलेबल है। तो इसीलिए हमेशा अगर कोई हमारे पास फोल्डर है, तो फोल्डर के अंदर इंडेक्स के नाम से आपको फाइल जरूर बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा इंडेक्स डॉट पीएचपी, तो हमें लाजमी लिखना है। यहाँ पे हमने क्या किया, स्टार्ट टैग एंड क्लोज टैग के अंदर हमने क्या किया कि वेलकम टू पीएचपी इंडेक्स पेज, ठीक है, सेव किया हमने। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसको रिफ्रेश करूंगा और मेरे पास क्या शो हो जाएगा, वेलकम टू पीएचपी इंडेक्स पेज। इसका मतलब ये हुआ सिंपल है कि कोई भी अगर डायरेक्टरी या फोल्डर एचटीडॉक्स के अंदर हमने बनाया है यूज करने के लिए, तो उस फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट पीएचपी का फाइल होना बहुत जरूरी है। अगर इंडेक्स डॉट पीएचपी का फाइल नहीं होगा तो इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे, उस फोल्डर के अंदर जितनी भी इमेजेस होंगी, और सेकंड बात क्या होगा, उस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स होंगे, डेटाबेस के हों, जिप के हों, वो सारी की सारी चीजें जो है हमें शो हो जाएंगी। सर तो तो ये जो सब है ना इंडेक्स पेज बना इंडेक्स वाला बनाया है, वो टेस्ट के अंदर ही होगा या वो अलग टेस्ट के फोल्डर है, अंदर ये नहीं अलग, होगा, ये अलग है फोल्डर वो आपका अलग है? सेम है, देखो सुनो, अच्छा। फोल्डर आपका सेम है, ठीक है। हम्म। फोल्डर क्या है, जो आपने htdocs के फाइल के अंदर एक फोल्डर बनाया है ना, फोल्डर वही है, फाइल डिफरेंट बना रहे हो। देखो टेस्ट फाइल अलग है, वेबसाइट जब आप बनाते हो तो मल्टीपल हमारे पास क्या होती है, फाइल्स होते हैं, ठीक है। फाइल तो ये होती मैं है। माई ऐप, जी, माई ऐप में आया मैं, सॉरी यहाँ पे मुझे नहीं आना था, कहाँ पे आया, माई एचपी पीएचपी के डॉक। अंदर। एक मिनट रुको, htdocs के अंदर हम आए। अब इसमें मैंने क्या बनाया था, माई पीएचपी का फोल्डर बनाया। तो इस फोल्डर के अंदर मैंने दो पीएचपी के फाइल बनाए हैं, फोल्डर नहीं बनाए। फोल्डर आपका एक ही होगा प्रोजेक्ट का, उसके अच्छा तो अंदर ये जो टेस्ट जी वाला है, बोलो। टेस्ट डॉट पीएचपी, ये प्रिंट नहीं करवाएगा?
देखो मेरी बात सुनो, जी। मैं सिंपल ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा था कि आपको करना ये पहले बताओ मुझे, आपको ये बात समझ में आई कि htdocs के फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे। जितने भी हाँ प्रोजेक्ट फिर। आपके होंगे उसके लिए आपको क्या करना है, एक अलग फोल्डर बनाना है। अगर आप सारी चीजें फाइलें बाहर रखोगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी। सेकेंड हमने क्या किया कि माई पीएचपी का फाइल हमने बनाया। आप पीएचपी के आप मल्टीपल हजारों लाखों फाइल्स बना सकते हो जिनकी एक्सटेंशन डॉट पीएचपी होगी, और इनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सर्वर की नीड है। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ब्राउजर के अंदर लोकल होस्ट हमने स्टार्ट किया है, और उसके बाद मैंने क्या दिखा, माई पीएचपी। लोकल होस्ट का मतलब ये होता है कि हम लोग htdocs के फोल्डर के अंदर पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, माई पीएचपी। अब आपको कंफ्यूजन यहाँ पे हो रही है कि ये दो फाइल हैं, इंडेक्स को एग्जीक्यूट नहीं, इंडेक्स को एग्जीक्यूट कर रहा है और टेक्स्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको क्या दिखाया, विदाउट इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल के मैंने डायरेक्ट फोल्डर को एक्सेस किया, ठीक है। डायरेक्ट फोल्डर को एक्सेस करने के बाद फिर मैंने क्या किया, इंडेक्स के फाइल बनाया इंडेक्स डॉट पीएचपी के नाम से, और मैंने दोबारा रिफ्रेश किया सिर्फ उस स्पेसिफिक स्पेसिफिक फाइल के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसको इंडेक्स डॉट पीएचपी का फाइल मिला, यानी इंडेक्स के नाम से एक फाइल मिला, उसने क्या कर दिया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो वेब बेस में एक बात ध्यान में बिठाना कि जब सर्वर की बात कर रहे हो, अपाची या होस्टिंग की बात कर रहे हो, तो फोल्डर जो भी आपका मेन या रूट फोल्डर होगा वहां पे इंडेक्स के नाम से फाइल का होना जरूरी है। अगर इंडेक्स के नाम से फाइल नहीं होगा तब क्या होगा कि सारी की सारी फाइल्स आपको शो हो जाएंगी। अब सेकंड, अगर आपको चलाना है टेस्ट डॉट पीएचपी, तो उसके लिए आपको कस्टम कोड लिखना होगा टेस्ट डॉट पीएचपी और इसको एंटर करना होगा। यहाँ पे देखो क्या हुआ, वेलकम टू पीएचपी टेस्ट पेज। ठीक है सर। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका? जी सर, अब समझ में आ गया। सही है। ठीक है, तो इंडेक्स के अलावा जितने भी फाइल्स होंगे उन तमाम फाइल्स को आप यहाँ पे नाम देके एग्जीक्यूट करना है आपको, ठीक है। नाम लिख दो एक्सटेंशन के साथ, एग्जीक्यूट करो तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। डबल क्लिक करने से ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है, ये फाइल्स पीएचपी वाले। तो उसको आपको स्पेसिफिकली जो है नाम लिखना होगा ब्राउजर पे। तो अब आगे चलते हैं कि हमें बात करना है, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या हो रहा है कि अगर आपको कोई भी चीज प्रिंट करना है तो आप क्या करोगे, उसके लिए हमें इको लिखना होगा, और इको के बाद हमें क्या करना है, स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डबल कोटेशन के अंदर जितनी भी चीजें होंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग। अब एक नॉर्मल सी बात है कि डबल कोटेशन के अंदर आप क्या क्या चीजें लिख सकते हो, तो सबसे पहले ये नोट कर दो। अगर आपको नंबर्स यानी इंटीजर्स, इंटीजर्स हम बोलते हैं ना डेटा टाइप, अगर आपको नंबर्स लिखने हैं यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितने भी नंबर लिखने हैं आप नंबर लिख सकते हो स्ट्रिंग के अंदर। सेकंड, आपको जितने कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स यानी जितने भी वर्ड्स लिखने, स्पेशल सिंबल्स लिखने, सारी की सारी चीजें आप स्ट्रिंग के अंदर लिख सकते हो यानी डबल कोटेशन के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उनको प्रिंट करवा देगा नॉर्मली। अब इसके अंदर एक और चीज आता है कि वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आता है और नंबर्स का कॉन्सेप्ट आता है। अब हम क्या करेंगे, तो नॉर्मली हमने पता चल गया एक प्रिंट, और सेकंड क्या होता है, प्रिंट, ठीक है। तो प्रिंट भी हम क्या करेंगे, दिस इज प्रिंट। चाहे आप इको लिखो चाहे आप प्रिंट लिखो, लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, इको यूज करते हैं, क्योंकि इको के अंदर मल्टीपल पैरामीटर हम ले सकते हैं, प्रिंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पैरामीटर ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से हम हमेशा क्या करेंगे, इको यूज करेंगे। मैं खुद पर्सनली इको यूज करूंगा आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। तो यहाँ पे जब रिफ्रेश करेंगे, सॉरी टेस्ट को हटा देता हूँ क्योंकि मैंने इंडेक्स पे काम किया है। तो ये बात जरूर ध्यान में बिठा देना कि आप कौन से फाइल के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज प्रिंट, और यहाँ पे आउटपुट भी हमारे पास क्या है, दिस इज प्रिंट आउटपुट आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं
कि फॉर एग्जांपल अगर आपको दो नंबर क्या करने हैं, प्रिंट करने हैं, या दो नंबर प्रिंट करने से पहले मैं वेरिएबल लेना सिखाता हूँ। अब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं। अच्छा, अब वेरिएबल का क्या कॉन्सेप्ट है, तो अक्सर बच्चे फंस जाते हैं वेरिएबल के ऊपर। अब एक बात अलग है कि जिसको मैथ आता है उसको प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं आती, जिसको प्रोग्रामिंग आती है उसका मैथ अच्छा नहीं, वो मैथ से भागता है। हालांकि दोनों लॉजिकल चीजें हैं। अगर कोई एक प्रॉब्लम आपको गिवन है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 100 तरीके होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, एक तो ये बात याद रखना। जरूरी नहीं आप किसी को फॉलो करो, आप अपने माइंड से सोचो और प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल, एक बात याद रखना, सी लैंग्वेज हो, जावा हो, जितने भी दुनिया के अंदर लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, कुछ लैंग्वेजेस को छोड़ के, जैसे पुराने जितने भी लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस के अंदर क्या होता था कि अगर हमें कोई इंटीजर यानी नंबर स्टोर करवाना हो किसी वेरिएबल के अंदर, तो हम क्या करते थे, इंटीजर डेटा टाइप यूज करते थे। अगर हमें स्ट्रिंग लेना होता था तो हम क्या करते थे, स्ट्रिंग डेटा टाइप बताते थे कि इसके अंदर हम स्ट्रिंग यूज करेंगे। लेकिन पीएचपी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर करा दूं कि बेसिकली वेरिएबल्स होते क्या है। वेरिएबल्स क्या है, कंटेनर्स हैं। कंटेनर्स क्या, सुना होगा कंटेनर, कंटेनर हर जगह पे, लेकिन इसका मतलब क्या है। अब देखो, अगर हम सप्लाई की बात करें कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अपना प्रोडक्ट कराची से लाहौर भेजना है। अब वो क्या करेगा, क्या वो रक्षा करेगा, गधा गाड़ी पे जो लेकर जाएगा? नहीं, वो क्या करेगा, कंटेनर्स का यूज करेगा। बड़े बड़े जितने भी ट्रक्स हैं, ठीक है, जितने भी ट्रक्स होंगे या डंपर्स होंगे, डंपर सॉरी नहीं, डंपर तो मिट्टी के लिए होगा, ट्रक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, कंटेनर्स रखे हुए होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को कंटेनर्स के अंदर डाल के जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस मार्ट के अंदर, या तो जिस आपका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो होलसेलर के पास सेंड करना होता है या भेजना होता है प्रोडक्ट्स को, तो कंटेनर सीधा जाके उस लोकेशन पे, उस गोदाम में जाके कंटेनर से प्रोडक्ट्स को खाली करवाते हैं। ठीक है, समटाइम ऐसा भी होता है कि सेम कंटेनर के अंदर प्रोडक्ट्स जा रहे होते हैं, लेकिन डिफरेंट लोकेशंस या जहां पे भी इसकी नीड है, वहां पे कंटेनर को रोक के कंटेनर से वो चीजें, प्रोडक्ट्स निकाल लिए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कंटेनर काम क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स को अपने साथ पास स्टोर करवा रहा है, और जहां कहीं भी हमें प्रोडक्ट की नीड है, हम उनको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए वेरिएबल्स को हम कंटेनर बोलते हैं। वेरिएबल्स के अंदर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वैल्यूज स्टोर होते हैं। अब यहाँ पे हम किस तरह से वेरिएबल लेते हैं अपने पीएचपी के अंदर। पीएचपी के अंदर वेरिएबल लेने के लिए हमें क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ डॉलर साइन। ठीक है, डॉलर साइन के बाद आप ए टू जेड कोई भी नाम लिख सकते हो, लेकिन शर्त यह है, आप कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं करोगे सिवाय अंडरलाइन के। और सेकंड क्या होगा, डॉलर साइन के बाद की बात करो, सेकंड, आप कोई भी नंबर यूज नहीं करोगे। 0 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर स्टार्टिंग में यूज नहीं करोगे। स्टार्टिंग में हमेशा अंडरस्कोर आएगा, या ए से लेकर जेड तक स्मॉल, या फिर कैपिटल लेटर के अंदर आप कोई भी करेक्टर लिख सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा नंबर 1। अब देखो इसके अंदर मैंने नंबर भी यूज किया और अल्फाबेट भी यूज किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखना कि स्टार्टिंग डॉलर साइन के फौरन बाद मैंने नंबर यूज नहीं किया, मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, स्मॉल लेटर यूज किया है। आप स्मॉल भी कर सकते हो और कैपिटल लेटर भी यूज कर सकते हो। उसके बाद मैंने क्या किया, असाइन ऑपरेटर यूज किया। ये इजिकल टू जो आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, असाइन करना। ठीक है, अब हमने क्या किया, नंबर 1 वाले वेरिएबल को 10 वैल्यू असाइन कर दिया। अब किस तरह से है, देखो, जहां कहीं भी आपको ये साइन नजर आए ना इक्वल का, इसका मतलब ये होगा कि राइट हैंड के अंदर जो कुछ भी हो, राइट हैंड में जो कुछ भी होगा, किसको असाइन हो जाएगा, लेफ्ट वाले को। अब देखो यहाँ पे हमने कोई भी डेटा टाइप यूज नहीं किया ना, हमने ये नहीं बताया कि हम इंटीजर यूज कर रहे हैं, हमने ये नहीं बताया कि हम कोई स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं।
हम क्या कर रहे हैं, हमने एक वेरिएबल लिया और उसके बाद उस वेरिएबल को हमने क्या कर दिया, एक वैल्यू असाइन किया जिसका नाम क्या है, वैल्यू 10। ठीक है, अब एंटर किया हमने, नीचे आए, अब इसको हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ई को यूज करते हैं जिसके अंदर कोई भी ब्रैकेट्स वगैरह नहीं है, सिर्फ आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद अब देखो इस, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 10 प्रिंट करना है। तो नॉर्मली अगर मैं इस तरह से 10 प्रिंट करूं तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, रिफ्रेश करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, लेकिन मैंने तो यहाँ पे वेरिएबल यूज किया है। तो फिर मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह पे वेरिएबल लिखता हूँ, मैंने बोला वेरिएबल की जो भी वैल्यू है उसको क्या कर दो आप, प्रिंट कर दो। अब इससे क्या होगा, वेरिएबल की वैल्यू 10 है तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 10। लेकिन मैं इसको यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, मैंने बोला 50, क्योंकि ऑलरेडी पहले हमारे पास यहाँ पे देखो ब्राउजर पे क्या है, 10 प्रिंटेड है, आप कंफ्यूज ना हो। उसकी वजह से मैंने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू क्या कर दी, 50 कर दी, और यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट किया। जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 50 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप 100 लिखते हो, रिफ्रेश करते हो तो 100 हो गया। अब देखो मैं ऊपर चेंजिंग कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे मैंने इको किया है तो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। हमेशा एक बात याद रखना, प्रोग्राम हमेशा टॉप टू बॉटम चलता है। ठीक है, हमेशा आप ऊपर से वन बाई वन, लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट कर रहे होते हो, करते करते फिर आप आते हो नीचे वाली लाइन के अंदर, तो इसका आउटपुट भी उसी तरह से चेंज होता रहता है। तो ये बात ध्यान में बिठा देना। सेकंड, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला नंबर 2, और इसको मैंने क्या असाइन कर दिया, 200। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं 2 लिखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो क्या हो गया, 200 हो गया। ठीक है, लेकिन अब अगेन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला नंबर 1 इज इक्वल टू 50। अब मुझे ये बताओ कि जब मैं नंबर 1 को प्रिंट करूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा। 100 आएगा सर। 100 आएगा। 100 आएगा आउटपुट। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, सर 50 आएगा क्योंकि हमारा हमने प्रोग्राम रीअसाइन कर दिया है वेरिएबल को। सर 50 बिल्कुल आएगा सर, सही, क्योंकि पहले 100 दिया हुआ है और उसके बाद 100 को उससे रिप्लेस किया हुआ है, 50 आएगा सर। बिल्कुल। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अपने माइंड को कंपाइलर किस तरह से बनाना है। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है, पीएचपी का टैग ओपन है। उसके बाद इस लाइन पे जो मेरा कर्सर खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम क्या है, नंबर 1, और उसको हमने वैल्यू कौन सी असाइन की है, 100। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड आए, सेकंड लाइन पे मैंने जो लाइन नंबर 4 है हमारा, यहाँ पे हमने क्या किया है, नंबर 2 के नाम से एक वेरिएबल लिया और उसको वैल्यू हमने कौन सी असाइन की है, 200। इसका मतलब ये हुआ नंबर 1 की वैल्यू क्या है, 100 है, और नंबर 2 की वैल्यू 200। उसके बाद फिफ्थ लाइन में हमने कुछ नहीं किया। जब मैं सिक्स्थ वाले लाइन पे जब हम आए तो यहाँ पे हमने क्या किया कि नंबर 1 वाली वैल्यू को हमने क्या कर दी, 50 असाइन कर दिया। जब हम असाइन करते हैं ना कुछ, सिर्फ नॉर्मली असाइन, तो उसमें क्या होता है कि उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब बाद में जब ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तो उस टाइम जो है ना समझ में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो आउटपुट होगा हमारे पास वो क्या होगा, 50। इन्होंने भी 50 बोला आउटपुट, बिल्कुल करेक्ट बोला है, क्योंकि पहले मैंने बोला कि प्रोग्राम हमेशा टॉप टू बॉटम चलता है। जहां पे वेरिएबल्स के अंदर चेंजिंग आ रही है तो उनकी वैल्यूज चेंज होंगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल था कि किस तरह से आउटपुट हमारा चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कॉन्केटिनेशन का। कॉन्केटिनेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल समटाइम ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसके अंदर हमें क्या करना होता है कि स्ट्रिंग प्लस वेरिएबल को सेम लाइन में प्रिंट करवाना होता है।
अब स्ट्रिंग का मतलब ये है कि डबल कोटेशन, इसका मतलब इसके अंदर नंबर भी आ सकता है, इसके अंदर हम लोग जो है अल्फाबेट भी लिख सकते हैं, इसके अंदर स्पेशल सिंबल्स भी लिख सकते हैं। यानी कीबोर्ड के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे कैरेक्टर्स आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हो। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नंबर 1 इज, ठीक है। यहाँ पे आके इज में आने के बाद अब मुझे क्या करना है, वेरिएबल को प्रिंट करवाना है। देखो पीएचपी की एक और खासियत है, इसके बाद अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे नंबर 1 लिखता हूँ, जो हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो नंबर 1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे शो हो गई है। यानी मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को। ये वाइड लैंग्वेज है जो क्या करता है, स्ट्रिंग के अंदर भी इसको पता है कि वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया। अब कॉन्केटिनेशन में मैंने ये कहा था कि वेरिएबल प्लस स्ट्रिंग को ऐड करते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डॉट। डॉट बेसिकली क्या हमारे पास, इसका सिंटैक्स ये है कि अगर आपको नंबर सॉरी स्ट्रिंग और वेरिएबल को सेम लाइन पे लिखना है तो आपको डॉट यूज करना होगा स्ट्रिंग और वेरिएबल के बीच में। अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता, मैं जस्ट क्या करता हूँ नंबर 1 लिखता हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। यानी इसके बीच में मुझे डॉट जरूर यूज करना है। जिससे मैंने डॉट यूज किया तो क्या हो गया, मेरे पास यहाँ पे एरर खत्म हो चुका है। तो अब मेरे पास रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो वैल्यूज यहाँ पे आ गई। अगर मैं इसको 2 करता हूँ तो देखो क्या आया, 200 आ गया, ठीक है। इस तरह से हम कॉन्केटिनेट करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं क्या लिखता हूँ, लारावेल लिखा, ठीक है। तो अब क्या आउटपुट आना चाहिए हमारे पास, कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नंबर 1 इज, क्या आएगा, लारावेल। रिफ्रेश किया हमने तो यहाँ पे क्या आ गया, लारावेल। क्यों आया लारावेल, क्योंकि हमारे पास जो नंबर 2 वाला जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू क्या थी, लारावेल। यानी जो भी वैल्यू होगी वेरिएबल की वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ये तो नॉर्मल हमने वेरिएबल और कॉन्केटिनेट किया। इसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ कि दो नंबर के दरमियान एडिशन किस तरह से करते हैं, दो नंबर्स को प्लस करते हैं। अब क्या करना है, मैंने बोला कि क्या करो, नंबर 1 को, नंबर 1 की जो भी वैल्यू होगी उसको प्लस कर दो किसके साथ, नंबर 2 वाले वेरिएबल के साथ। अब मुझे ये बताओ आउटपुट क्या आएगा, 250। बाकी स्टूडेंट्स 250। पक्की बात है, सोच लो, 250 आएगा। सर क्योंकि नंबर पहला वाला गलत हो गया था ना, यस सर, देखेगा ना 250 आएगा लाइन पे सर, लाइन पर। यस सर 250 250 आएगा। 250 आएगा, बिल्कुल सही है। 250 क्यों आएगा, क्योंकि नंबर 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 50, और नंबर 2 की वैल्यू क्या है, 200, ठीक 200। है। जब दोनों एडिशन होंगे प्लस होंगे तो उसमें आ जाएगा 250, हमारे पास आउटपुट पे आएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बीच में क्या कर देता हूँ, माइनस। अच्छा, अब एक बात याद रखना, जैसे असाइन ऑपरेटर का मैंने क्या कहा, असाइन ऑपरेटर को हम क्या करते हैं, असाइन करता है। यानी राइट साइड पे जो भी चीजें होंगी उन चीजों को क्या करेगा, ये लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन कर देगा, ठीक है। अब सेकंड हम बात करते हैं बाकी ऑपरेटर्स की। जितने भी बाकी ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, कुछ ऑपरेटर्स को छोड़ के, क्वेश्चन है कोई, सर वो एक दफा डॉट वाला जो था वो एक दफा बता दो प्लीज। कौन सा, डॉट वाला कौन सी था? नहीं समझ रहा हूँ मैं आपकी बात। कॉन्किनेट का बताया था ना आपने, डॉट के बाद वाली वेरिएबल असाइन करने का। हाँ, डॉट के बाद आप जो है ना, देखो स्ट्रिंग और वेरिएबल के दरमियान हमेशा हम डॉट देते हैं, ठीक है। तो डॉट क्या करता है, कॉन्केटिनेट यानी दोनों को मिला लेता है।
और कुछ भी काम नहीं है इसका, बता दूंगा, मसला नहीं है। ये कॉन्सेप्ट एक और क्लियर करो कि जब कभी भी सिंगल इजिकल आए ना, इसको हम लोग बोलते हैं असाइन ऑपरेटर। ये क्या करता है, राइट साइड पे जो कुछ भी होगा उसको लेफ्ट साइड पे असाइन कर देगा। एक तो ये क्लियर हो गया। अब सेकंड हमारे पास क्या है बाकी, यानी फॉर एग्जांपल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो ये तो हमारे पास जितने भी ऑपरेटर्स हैं, चारों ऑपरेटर्स की फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम जाके ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, माइनस है। अब माइनस हो, प्लस हो, डिवाइड हो या मल्टीप्लिकेशन हो, इन चारों ऑपरेटर्स, इससे हटके भी और बहुत सारे ऑपरेटर्स आगे आने वाले हैं, इन चारों ऑपरेटर्स को हम किस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग लेफ्ट टू राइट चाहते हैं, यानी नंबर 1 माइनस नंबर 2। अब नंबर 1 की वैल्यू क्या है, 50, और फिर नंबर 2 की वैल्यू क्या है, 200। 200। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि 100 में से ये 200 माइनस करेगा। नंबर 1, सॉरी, नंबर 1 की वैल्यू क्या है, 50, और नंबर 2 की वैल्यू क्या है, 200। 200। तो अब यहाँ पे मुझे ये बताओ कि बेसिकली आउटपुट क्या आएगा। जैसे मैंने बताया कि प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये चारों जो ऑपरेटर्स हैं, इनका काम क्या है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सिर्फ असाइन ऑपरेटर क्या करता है, राइट टू लेफ्ट असाइन करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 1 क्या है, 50, तो 50 से माइनस करो 200, तो अब रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 150। 150 आएगा। सर बताओ मुझे बेटा क्या आएगा। अकॉर्डिंग टू मैथ माइनस 150 आना चाहिए। बिल्कुल बेटा, जो रियल लाइफ में होते हैं ना चीजें, सेम आंसर आएगा, माइनस 150 आएगा। 150 है। क्योंकि अगर ओके सर। प्लस के 50 से आप 200 माइनस कर रहे हो तो क्या होगा, माइनस 150। ये आएगा। यस अच्छा, सर, तो अब माइनस इसका 150 आउटपुट देते आएगा हैं। सर। जब हमने रिफ्रेश किया तो रिफ्रेश में क्या आया हमारे पास, माइनस 150 आया। ठीक है, तो अब जब हम प्लस करते हैं तो प्लस में भी क्या होगा, सेम होगा। देखो मैथ का ही रूल है, मैथ से हटके कुछ भी नहीं है, जो बेसिक रूल है, 50 प्लस 200। तो इस वजह से क्या आ रहे हैं, 250। 250 आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में भी क्या करेगा ये, 50 मल्टीप्लाई बाय 200 होगा। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा इसका, रिफ्रेश करते हैं तो क्या आया, 10,000। 10,000। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, लास्ट में बचता है डिवीजन। अब डिवीजन में हमारे पास क्या है, अब क्या रिजल्ट आएगा, 50 को हम डिवाइड कर रहे हैं 200 के साथ, तो नॉर्मल अपने कैलकुलेटर में आप डिवाइड कर दो, और यहाँ पे जो आउटपुट आएगा देख लेना। 0.25। क्या आया, 0.25। 0.25। 25। बेटा प्रोग्रामिंग बहुत इजी है, प्रोग्रामिंग से बातें करना जब सीख लिया ना आप लोगों ने, पर खत्म है प्रोग्रामिंग, जिंदगी वो आसान हो पहले जाएगी। क्लास में अच्छी लगती है। पहली क्लास में अच्छी लगती है, उसके बाद थोड़ी मुश्किल, उसके बाद मुश्किल होने लग जाती है। कोई मुश्किल नहीं होता है अगर आप प्रैक्टिस करोगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले सबसे पहले पॉइंट क्या बताया कि हमेशा टॉप टू बॉटम चलो, डायरेक्ट तुक्के नहीं लगाओ।
कोई एरर भी आता है तो उसको आपको क्या करना है, टॉप टू बॉटम फाइंड आउट करता है, डिबग करते हुए नीचे आना है। अगर आप डायरेक्ट उस पोजीशन पे जा रहे, लोकेशन पे जा रहे तो आप कभी भी डिबग नहीं कर सकते, एरर को फाइंड नहीं कर सकते। मैंने सबसे पहले कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ सिंपल सा प्रिंट करके दिखाया किस तरह से प्रिंट होगा। सेकंड मैंने आपको क्या बताया, नंबर एक वेरिएबल लेना सिखाया, किस तरह से वेरिएबल लेंगे, उसकी 2-3 चीजें मैंने बताई कि आपको डॉलर साइन के फौरन बाद नंबर नहीं लेना है, 0 to 9 कोई भी नंबर नहीं लेना है। सेकंड, आप क्या कर सकते हो कि नंबर नहीं ले सकते और उसके बाद आप अंडर स्कोर सिर्फ यूज कर सकते हैं। अंडर स्क्वायर नहीं होता जो शिफ्ट के साथ माइनस वाला जो साइन है हमारे पास बटन है, शिफ्ट के साथ जब हम माइनस वाले बटन को दबाते तो अंडर स्कोर आता है, आप वो ले सकते हो। और किसी भी करेक्टर से, चाहे वो स्मॉल लेटर हो चाहे वो कैपिटल लेटर हो, वो ले सकते हो, नंबर नहीं लेना है, ठीक है। और अंडर स्क्वायर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं लेना, ये बात ध्यान में बिठा दो कब कभी भी वेरिएबल ले रहे होगे। सेकंड, असाइन ऑपरेटर इजिकल टू का मैंने क्या बताया, इजिकल टू का मैंने यही बताया आपको कि जहां कहीं भी इजिकल टू आया इसका मतलब ये होगा कि राइट साइड पे जो चीजें होंगी वो लेफ्ट साइड को असाइन हो जाएंगी, लेफ्ट साइड में जो भी वेरिएबल होगा उसको असाइन हो जाएंगे। सेकंड मैंने क्या कहा कि प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, इसको हम लोग किस तरह से रीड करते हैं मैथ की तरह, कि लेफ्ट साइड पे जो लेफ्ट टू राइट ये रीड करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन असाइन क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज, जैसे हमने लिखा सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 2, sum। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे मिटा के क्या करता हूँ, सम। अब इसको किस तरह से रीड करेंगे, देखो रीड करना जो आ गया ना, बातें करना अगर आपको आ गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता, ये बात ध्यान में बिठा देना। लेकिन उसके लिए भी आपको अपना कॉन्सेंट्रेट, यानी आपकी जो क्या बोलते हैं माइंड जो है ना पूरा इसकी तरफ करना होगा, प्रोग्रामिंग की तरफ जब प्रोग्रामिंग कर रहे होगे। और पर्सनल टाइम जरूर देना है प्रोग्रामिंग को तब जाके, क्योंकि ये अभी तो मैं नॉर्मल चीजें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसको मुझे फास्ट थोड़ा लेके चलना है, 2 महीने के अंदर अंदर मुझे लारावेल पूरा पढ़ाना है आप लोगों को। इस वजह से अभी स्टार्टिंग है तो मैं इस तरह डिटेल में समझा रहा हूँ। पीएचपी के जितने टॉपिक जो नॉर्मल टॉपिक्स होंगे उनको हम कवर करेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे फिर किसके पास, लारावेल की तरफ, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट एप्लीकेशंस वगैरह जो कुछ भी बनाना है लारावेल के ऊपर। तो आप लोग खुश नसीब हो के आप लोग अभी पढ़ रहे हो, सेमेस्टर के अंदर पढ़ा रहा हूँ मैं। बाकी जो सीनियर्स अभी हैं फाइनल ईयर में, तो उन्होंने एक तो कोर्स नहीं किया कुछ भी, सेकंड हकीकत बता रहा हूँ कि उन लोगों को मतलब उस लेवल तक नहीं आता या काम नहीं आता क्योंकि गाइड करने वाला कोई नहीं था उनको, ठीक है। तो आपको करना है मेहनत, अगर कर रहे हैं आपके ऊपर तो फिर आपका काम ये है कि आपको भी मेहनत करना है। बात समझ आई? जी सर। मैंने अब इसको जी हम लोग सर। पढ़ना सीख रहे थे, देखो प्रोग्राम। हाँ, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया नंबर 1, उसको हमने 100 दिया, फिर लिया हमने नंबर 2, उसको हमने 200 दिए। अब आते हैं यहाँ पे, देखो पहले हम क्या कर रहे थे, सिंगल सिंगल हमारे पास ऑपरेटर आ रहे थे, या तो असाइन ऑपरेटर आ रहा था सिंगल, या फिर क्या हो रहा था, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में से कोई एक ऑपरेटर हमारे पास आ रहा था। अब हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से इसको रीड करना है। अब अगर आप देखो, सबसे पहले आओ असाइन ऑपरेटर के ऊपर। असाइन ऑपरेटर राइट साइड पे आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक सिंगल जो है क्या मिलेगा, वेरिएबल मिलेगा, ठीक है। असाइन ऑपरेटर, तो असाइन ऑपरेटर जहां पे है इसका मतलब राइट साइड पे जो कुछ भी होगा वो लेफ्ट साइड पे असाइन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो राइट साइड पे क्या हो रहा है, क्योंकि राइट साइड से जो भी रिजल्ट आएगा वो लेफ्ट वाले को असाइन होना है, असाइन ऑपरेटर का जो है ना यही काम है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम पहले रीड करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका रिजल्ट आएगा तभी जाके असाइन ऑपरेटर के बाद हम जाएंगे।
तो इसको हम पढ़ेंगे कि नंबर 1 की वैल्यू के 100 को प्लस कर दो किसके साथ, 200 के नंबर साथ, तो ये कितने हो गए, 300 300 हो गए। 300 ठीक है, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आया, 300। और इसके रिजल्ट को हमने असाइन ऑपरेटर का काम क्या है, असाइन करेगा सम वाले वेरिएबल को। और सम वाला वेरिएबल बेसिकली क्या कर रहा है, इसको हम यहाँ पे पेरेंट करवा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे रिजल्ट आया 300, जिसको हमने असाइन किया सम को, सम की वैल्यू क्या हो गई, 300 हो गई। तो फिर इस 300 को हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे क्या आया, 300 आ गया। तो इस तरह से जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ोगे, सीखोगे, चीजों को समझोगे, तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। देखो, उसके बाद हमने क्या किया, सम इज इक्वल टू, अब हमने बताया नंबर 1 माइनस नंबर 2। अब मुझे इसका रिजल्ट बताओ क्या आने वाला है। -100 -100 बताओ बेटा रिजल्ट क्या आएगा अब इसका, -100 -100 आएगा, -100 -100 आएगा क्या आएगा, सर। एक एक -100 बोलो। -100 क्यों आएगा, प्लस भी तो हो रहा है ऊपर। सर, क्योंकि ये नीचे लाइन बाय लाइन चेक करते हुए आएगा और ऊपर इसके ऊपर वाली वैल्यू 8 को पिक करेगा, फिर ये तो ये टॉप टू बॉटम चेक करता है। हाँ, प्लस वाला जहाँ पे प्लस हो रहा है तो वहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सम की 300 हो जाएगी। 100 ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या हो रहा है, माइनस जहाँ पे कर रहे हैं तो वहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -100 हो 100 जाएगी। तो इसलिए हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, -100 आएगा। अगर मैं यहाँ पे भी इसको इको करके प्रिंट करवाऊं, अब क्या होगा, जब ये लाइन रीड होगी, ये लाइन रीड करने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा इसको, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 300, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, -100 150। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ एक चीज। देखो यहाँ पे मैंने कॉन्केटिनेट किया, और यहाँ पे मैं क्या कर दूं, लाइन ब्रेक, नीचे लाइन लाने के लिए। ठीक है, HTML का टैग है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन ब्रेक। यहाँ पे भी हमने नहीं, नया लाइन आ जाए। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू प्रिंट हो तो नीचे वाली लाइन पे इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए। अगर हम इससे यहाँ से हटा भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिफ्रेश करेंगे तो देखो ऊपर क्या है, 300, क्योंकि हमारा प्रोग्राम चला, तीनों लाइनें रीड की, फोर्थ लाइन में हमने क्या कर दिया, सम की वैल्यू को प्लस कर दिया। फिर उसके जब हम फोर्थ लाइन पे आए तो सम की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई है। समझ आया। जी सर। अब इससे क्या हो रहा है, आपकी कंडीशंस जो है ना क्या हो रही है, कंडीशन मजबूत हो रही है आपकी। ठीक है, कंडीशंस आपको रीड करना आ रहा है, प्रोग्रामिंग किस तरह से हम लोग रीड करना चाहिए, किस तरह से वैल्यूज चेंजिंग हो रही है। तो फिर अपनी मदद, अपनी मर्जी से भी आपको चेंजिंग करना होगा। जब तक आप अपनी मर्जी से, अपने इंटरेस्ट से वेरिएबल्स को, वैल्यूज को, ऑपरेटर्स को चेंज करके प्रोग्रामिंग खुद नहीं करते हो, जैसे एक प्रोग्राम लिखा प्लस का, फिर आप खुद से एडिशन करो, डिवीजन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, वेरिएबल्स के नाम को चेंज करो, आपको पता चलेगा कि ये हो क्या रहा है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन यहाँ तक समझ आया आप यस लोगों को। सर। सर यस सर, समझ आ गया, नो कंफ्यूजन। आ गया समझ, यस सर। जी सर। चलो ठीक है, शुक्र है।
अब इसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है जी किसी सर। को तो पूछ सकता है अभी। सर कॉन्टिनेंट वाला, मेरे डॉट वाला एक दफा दोबारा कॉन्केटिनेट ये से रहा ना, किया। मैंने कर दिया बेटा। बस इसका काम यही होता है कौन कि बस कोई देखो, भी वेरिएबल के बाद असाइन करना हो। अब मेरी बात सुनो, दो वेरिएबल हैं, ठीक है। दोनों वेरिएबल की वैल्यूज को आपको प्रिंट करवाना है, उनके दरमियान डॉट दो, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग प्लस वेरिएबल, इन दोनों को सेम लाइन पे प्रिंट करवाना है तो उनके दरमियान डॉट दो। ये देखो, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये क्या है, सॉरी, और ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल। तो इन दोनों के दरमियान हमने क्या दिया, डॉट। उसके बाद क्या है, ये दोनों हमारे पास वेरिएबल हैं, इन दोनों को अगर आपको सेम करना है तो अब यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू पहले 300 आ रही थी ना, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डॉट दिया, ठीक है। डॉट दिया, अब ये प्लस तो हो नहीं रहा है। अब क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे। कॉन्केटिनेट का मतलब होता है जोड़ना। तो नंबर 1 की वैल्यू क्या है, 100, और नंबर 2 की क्या है, 200। इन दोनों की वैल्यू मिलके किसको असाइन हो रहे हैं, सम को। तो यहाँ पे देखो, रिफ्रेश किया तो क्या आया, 100 और 200, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, मिल गए, जुड़ गए। समझ गए, दो वेरिएबल के दरमियान जोड़ना हो, जब भी हम डॉट देंगे, और स्ट्रिंग प्लस वेरिएबल्स को भी मिलाना हो तो उसके दरमियान भी हम क्या देंगे, कॉन्केटिनेट कर ओके देंगे। डॉट नहीं, कॉन्केटिनेट इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ओके तो सर। ये था कॉन्केटिनेट। बस कॉन्केटिनेट का मतलब ये होता है कि जोड़ना, चाहे दो वेरिएबल हो, चाहे दो स्ट्रिंग हो, चाहे वेरिएबल और स्ट्रिंग को जोड़ना हो हमें। सही है सर। सही है। और किसी को कोई कंफ्यूजन आज की क्लास में? लिमिटेड ही आप स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, आप लिमिटेड ही हो, ज्यादा नहीं हो। तो दिल लगा के पढ़ो, सबको मैंने निकाल दिया है, जो भी थे नहीं पढ़ते थे, जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया, सबको निकाल चुका हूँ। पढ़ो, इसके जो अलावा टास्क मिले उसको करके जमा करवाओ, ठीक है। अगर कोई और भी वो इसके जी, अलावा भी कोई टास्क है सर, या तो यही टास्क में टास्क है? देता हूँ, अभी अभी टाइम है, टास्क देता हूँ, सब्र करो, एक दो क्लास होने दो, फिर खुद बेजार ओके। हो जाओगे। नहीं सर, इंशाल्लाह नहीं होंगे। फिर देख लेना बेटा। इंशाल्लाह आप भी मेहनत करें, हम भी मेहनत कर रहे हैं सर। हाँ, सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा फिर।